टॉपिक इज प्रेफरेंशियल इशू। तो प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है? जब सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को कंपनी अलॉट करती है, और ये जो सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन है ये पहले से ही कंपनी आइडेंटिफाई करके रखती है। फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद बोर्ड मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास होता है कि इन्हीं सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होनी है। तो उस केस के अंदर उस जो अलॉटमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल इशू बोलते हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो प्रेफरेंशियल इशू होता है वो किसको होता है? QIBs को होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, और उसको हम बोले जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? एन इशू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटी बाय कंपनी टू अ सेलेक्ट पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। या तो HNIs होते हैं जनरली, या फिर ये QIBs होते हैं। द लीड मैनेजर शैल इंश्योर दैट द लिस्टेड इशूर मेक अ प्रेफरेंशियल इशू only the following if only the following conditions are met। क्या क्या कंडीशन है? द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट शैल बी मेड ऑफ द फुली पेड अप शेयर्स। फुली पेड अप शेयर्स का अलॉटमेंट होना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन शेयर होल्डर का पास होना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें 75% वोटिंग जो है फेवर में हो, 75% वोटिंग इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन के अलावा कौन सा होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर 50% वोटिंग फेवर में हो। फिर उसके बाद द इक्विटी शेयर शैल बी अलॉटेड इन द डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। द इश्योर इज इन कंप्लायंस विद द LODR। और जो भी प्रोस्पेक्टिव अलॉटीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैन नंबर, पैन अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए। और उसके बाद जो शेयर्स अलॉट हुए हैं उनको लिस्टेड कराना जरूरी है। ठीक है, अब इसके अंदर मेन पॉइंट जो रहता है वो रहता है प्राइसिंग का। जो प्रेफरेंशियल इशू का सबसे मेन कंसर्न है वो है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग कैसे होती है, किस प्राइस पे जो है अलॉटमेंट होती है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को, वो समझते हैं। तो इसमें दो केसेस हैं जहां पे कंपनी के शेयर्स बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, मतलब अच्छी लिक्विडिटी है उनके शेयर्स में, और या फिर वहां पे जहां पे इनफ्रीक्वेंट है, या फिर नंबर ऑफ डेज ऑफ लिस्टिंग या नंबर ऑफ डेज ऑन स्टॉक एक्सचेंज बहुत कम है उसके। तो दोनों ही केस हैं। तो मान के चलिए कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो 90 दिनों से ज़्यादा लिस्टेड है, 90 दिनों से ज़्यादा से लिस्टेड है, तो उस केस में हायर ऑफ द फॉलोइंग कौन सा? या तो 90 दिनों का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो, या फिर 10 दिनों का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो। दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उस पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कंपनी 90 दिनों से ज़्यादा से लिस्टेड थी। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसको अभी लिस्ट हुए 90 ट्रेडिंग डेज भी नहीं हुए, तो उस केस के अंदर या तो वो प्राइस जो IPO के अंदर जिसपे IPO के अंदर अलॉटमेंट हुई थी, या तो वो प्राइस हो, या फिर जितने भी दिन हुए उनका सबका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लो, या फिर जो लास्ट 10 ट्रेडिंग डेज है उनका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाल। तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा, हायर ऑफ द फॉलोइंग है, तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा या तो उस पर अलॉटमेंट हो जाएगी। तो ये केस था फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स में। अब अगर शेयर्स इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, मतलब उनमें लिक्विडिटी है नहीं, वॉल्यूम ही नहीं आती, अप एंड डाउन नहीं होता शेयर, तो कंपनी की जो बुक वैल्यू है उस पर अलॉटमेंट कर दो। बुक वैल्यू क्या होती है? नेटवर्थ अपॉन बाय नंबर ऑफ शेयर्स। या तो उस प्राइस पे अलॉट कर दो, या फिर कंपैरेबल ट्रेडिंग मल्टीपल्स पे कर दो। जैसे जो पीर ग्रुप की कंपनीज है, पीर ग्रुप की कंपनीज जिस वैल्यूएशन पे है उसी वैल्यूएशन पे कर दो, या फिर कोई दूसरा पैरामीटर जो कि उस कंपनी उस इंडस्ट्री के अंदर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो कस्टमरी फॉर द वैल्यूएशन जो भी लिखा है यहाँ पे। फिर लॉक इन ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। आप देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर प्रेफरेंशियल इशू के अंदर भी लॉक इन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और लॉक इन कैसा रहेगा? जो IPO के केस में लॉक इन था वही ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज यहाँ पे भी उसी तरीके से लॉक इन रहेंगी। तो IPO के केस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, 3 साल वाला और 18 महीने वाला, ये हमने डिस्कस किया था प्रमोटर के टाइम पे। जब हमने ये डिस्कस किया था कि प्रमोटर का मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए और मिनिमम कंट्रीब्यूशन का फिर लॉक इन कितने टाइम का होगा, तो ये हमने डिस्कस किया था। और नेक्स्ट टॉपिक यही है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो इट इज अ फंड रेजिंग टूल फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय अ लिस्टेड कंपनी टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तो ये भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ही होती है। द लीड मैनेजर शैल इंश्योर दैट अ लिस्टेड इश्यूर मेकिंग QIP शैल सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन इसमें भी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन चाहिए। ठीक है, और कोई भी प्रमोटर या डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भगोड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे विजय माल्या या फिर वो हैं जिनको डिक्लेयर किया हुआ है। और प्राइसिंग एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन अलॉटमेंट। द प्राइस शैल नॉट बी लेस देन द एवरेज। इसमें प्राइसिंग है, द प्राइस शैल नॉट बी लेस देन द एवरेज ऑफ द वीकली हाई एंड लो ऑफ द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द 2 वीक्स प्रेसीडिंग द रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट कौन सी होती है? जिसपे बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है।
जिसमें QIP का बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ उसको रेलेवेंट डेट बोला जाता है। Provided that the issuer may offer a discount of not more than 5% of the price so calculated subject to the approval of the shareholder again, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार प्राइस को दोबारा पढ़ लेते हैं। इसके केस में प्राइस क्या है, वीकली हाई एंड लो ऑफ द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग 2 वीक्स, ठीक है ना। तो यानी 2 हफ्ते के 2 प्राइस आएंगे, उनका एवरेज निकाल के, वीकली हाई और लो का एवरेज निकाल के फिर जो भी प्राइस आ रहा है उस पर अलॉट करना पड़ेगा। अब देखिए मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज, अगर 250 करोड़ तक का इश्यू साइज है तो 2, तो कम से कम 2, और मैक्सिमम कितने हैं, नॉट मोर देन, ओके मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है लेकिन मिनिमम की 2 है। अगर 250 करोड़ से ज़्यादा का वो है इशू है तो मिनिमम 5, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगेन नॉट मोर देन 50% शैल बी अलॉटेड टू अ सिंगल अलॉटी, है ना। तो एक इन्वेस्टर को 50% से ज़्यादा का इशू प्रोसेस नहीं देना है, और मिनिमम 2 होंगे यहाँ पे और मैक्सिमम 50 हो जाएंगे। राइट इशू क्या होता है, राइट इशू जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स ऑफर करती है कंपनी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और ये डिस्काउंट पे ऑफर होते हैं हमेशा, ध्यान रखिए आगे। और इन द ईयर 2020 रिलायंस ने राइट इशू लेकर आई थी, रिलायंस राइट इशू लेकर आई थी 800 रुपीज का केवल। The issue of shares to existing shareholder is called as right issue. The rights are offered in a particular ratio to the number of shares held on the record date. तो राइट इशू में क्या होता है कि मान के चलिए ये रेशो देते हैं कि जिसके पास 3 शेयर हैं उसको एक राइट इशू दिया जाता है, 3 के बदले 1 ले लो। तो ये कंपनी डिसाइड करती है किस रेशो में इनको अलॉटमेंट देनी है। और रिकॉर्ड डेट का मतलब ये है कि जब रेजोल्यूशन पास किया गया था, तो रिकॉर्ड डेट का मतलब ये है कि इन्होंने एक स्पेसिफिक डेट फाइनलाइज करी होती है, उस डेट तक जो भी शेयर होल्डर होता है उसको ये राइट इशू मिलता है, ठीक है। ये वो वाली रिकॉर्ड डेट है, वो रिकॉर्ड डेट जिस पे लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर जो है वो फाइनलाइज होती है, फिर उसी लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर के ऊपर ये राइट इशू एंटाइटलमेंट आती है, ठीक है। सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर एंड लेट्स मीट विद द न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, विल डिस्कस द न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।